Hello, good morning, student of 10th class. Welcome back again in online classes conducted by JMS School पुष्कर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखा था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। इसका मतलब किसी कंडक्टिंग वायर के दो टर्मिनल के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज़ कर दिया जाए तो उसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। वैसे तो रेजिस्टेंस पहले हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है। द रिस्ट्रिक्शन और हैंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिस्ट्रिक्शन या हैंड्रेंस को रिस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो रिस्ट्रिक्शन आते हैं, है ना, उन रिस्ट्रिक्शन को या हैंड्रेंस को रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब हम ये समझेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों आते हैं, ये रेजिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय आर। ये हमें पता है कि रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है और इसकी एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट ओम होती है। ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली एंड दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड आयंस, दस रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जब किसी कंडक्टिंग वायर को, कंडक्टिंग मटेरियल को वोल्टेज सप्लाई किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट करते हैं और वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं, और जब वो रैंडमली मूवमेंट करते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, है ना, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और आयन से भी कोलाइड करते हैं, जिससे उनकी फ्लो होने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की स्पीड जब स्लो होती है तो इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड भी स्लो हो जाती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और इस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक वीडियो देख लेते हैं। इस सेशन में हम रेजिस्टेंस को अच्छे से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि किसी कंडक्टर या डिवाइस में रेजिस्टेंस होता क्यों। हमारे आसपास की सारी चीजों में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। गुड कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम होता है और बैड कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। बट इन कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस आता कहां से? इसे आंसर करने के लिए हमें वायर में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन समझना होगा। चलिए इलेक्ट्रिक कंडक्टर का एक छोटे से रीजन को करीब से देखते हैं। हमने पहले देखा था कि जब हम किसी भी वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वायर के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स का नेट मूवमेंट एक डायरेक्शन में होता है, पर ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स और आयन से कोलाइड भी करते हैं। इन कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से आगे बढ़ने में परेशानी होती है। इसका नतीजा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की नेट स्पीड काफी कम हो जाती है। इस नेट स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इन कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मोशन काफी रेस्ट्रिक्ट होता है, और इस मोशन में रेस्ट्रिक्शन को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस इन कोलिजन की वजह से होता है। तो क्या अब आप गेस कर सकते हो कि अगर नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? यस, ज्यादा कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ज्यादा अपोजिशन होगा और इस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और करंट डिक्रीज होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी रिवर। तो आपको वीडियो से समझ में आ गया होगा कि जिन मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो कम कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, वो क्या होंगे? बैड कंडक्टर होंगे, उनकी कंडक्टिविटी स्लो होगी। और जिन मटेरियल का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है, बाय ओम्स लॉ हमें पता है कि V इज़ इक्वल टू आई आर होता है। ये आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इज़ इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों।
तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई V/I, R इज इक्वल टू V/I। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ से हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट लो होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो क्या होता है कि अगर रेजिस्टेंस हाई है तो इलेक्ट्रिक करंट भी हाई होता, लेकिन यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर अपोजिट होगा। अगर रेजिस्टेंस हाई तो इलेक्ट्रिक करंट लो, इफ रेजिस्टेंस इज लो देन इलेक्ट्रिक करंट इज हाई। Resistance is inversely proportional to electric current, means on increasing the resistance the flow of current is decrease, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने समझ लिया अभी। R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, दैट्स मीन्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज हाई देन इट्स कंडक्टिविटी विल बी लो। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो कंडक्टिविटी लो होगी, एंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज लो देन इट्स कंडक्टिविटी विल बी हाई। और अगर रेजिस्टेंस लो होगा तो कंडक्टिविटी हाई होगी। The direction of flow of electron and the direction of flow of current always opposite to each other। ये हमें हमेशा ध्यान में रखनी है ये बात आपको कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन करंट के फ्लो की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो थर्ड पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल गिवन है, ओम्स लॉ पर बेस्ड है ये, तो आपको आ जाएगा। आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है इसका सॉल्यूशन। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इन विच पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज produced when 0.5 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू इट। आपको इसमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कंडक्टिंग वायर का, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट प्रोड्यूस होता है, एंड उसमें 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पर देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। लेंथ ऑफ वायर, सिंपल है बच्चों कि अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे, है ना, और उसमें नंबर ऑफ आयंस भी ज़्यादा होंगे। तो अभी जैसा हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, तो लेंथ ऑफ वायर यानी कि वायर की लेंथ अगर इंक्रीज़ होगी तो उसमें कॉलिजन भी ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन होंगे उतना ही रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। तो लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस ही हाई होती है, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, और लेंथ ऑफ वायर डिक्रीज होने पर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। इट मीन्स एज द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज ऑल्सो इंक्रीज, एंड एज द लेंथ ऑफ वायर इज डिक्रीज the resistance of wire is also decrease। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच में ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब यहाँ पर एरिया से है। किससे है बच्चों? एरिया, ठीक है, ध्यान रखना। क्रॉस सेक्शन का मतलब यहाँ पर एरिया है, इसलिए इसका जो सिंबल है वो A है। क्या है? A। तो इसको समझ लेते हैं अच्छे से। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। देखो रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स एज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड
द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डिक्रीज। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अगर क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और अगर क्रॉस सेक्शन मीन्स एरिया अगर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इट मीन्स क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर is increased, the resistance of wire is decreased, and as the cross section of wire is decreased, the resistance of wire is increased। तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, R is inversely proportional to A। अब यहाँ पर इसके दो ग्राफ हैं, एक तो R का A के साथ, ठीक है। अगर हम R और A के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये और ये, इन दोनों में से एक ग्राफ पूछा जाता है बच्चों, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। जब R और A के बीच में सिंपल A, ध्यान रखना यहाँ पर R और A सिंपल A, तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। और अगर R और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बीच में ग्राफ पूछा जाता है तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। R और A के बीच में अगर पूछा जाता है तो ये ग्राफ बनेगा, और R और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बीच में पूछा जाता है तो ये ग्राफ बनेगा। थर्ड पॉइंट जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो होता है मटेरियल, है ना, कि कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। मतलब अलग अलग मटेरियल के बेस पर रेजिस्टेंसी भी अलग अलग होती है। कुछ गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। सबकी रेजिस्टेंसी अलग अलग होगी, सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल्स। रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल्स विल बी डिफरेंट। रेजिस्टेंस, डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। मटेरियल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है रेजिस्टेंस के। एल्यूमिनियम इज़ लेस देन गोल्ड, इज़ लेस देन कॉपर, इज़ लेस देन सिल्वर। मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है एल्यूमिनियम का, उससे कम होता है गोल्ड का, उससे कम कॉपर का, और सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। तो सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होने का मतलब क्या हुआ कि सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और आपने ये पढ़ा है कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। सिल्वर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। उसके बाद कॉपर के बाद गोल्ड, और गोल्ड से कम होता है एल्यूमिनियम। कंडक्टिविटी के बेस पर अगर हम इसको लिखते हैं तो ये सबसे पहले सिल्वर आएगा, फिर कॉपर आएगा, फिर गोल्ड आएगा, फिर लास्ट में एल्यूमिनियम आएगा। ये जो ऑर्डर है किसके बेस पर है, रेजिस्टेंस के बेस पर है। लास्ट प्रॉपर्टी जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज फॉर कंडक्टर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, बट डिक्रीज फॉर सेमी कंडक्टर। लेकिन जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनका डिक्रीज़ होता है। मतलब उनका अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब वो ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, द मटेरियल्स विच बिकम्स कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। वो मटेरियल जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो कंडक्टर बन जाते हैं, है ना। विच बिकम्स कंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर तो वो क्या रहेंगे, इंसुलेटर, और लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वो क्या बन जाते हैं, गुड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, एस्टेनाइन। एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आपको याद करने। सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, एस्टेनाइन, ये सब सेमी कंडक्टर हैं। तो एग्ज़ाम में सेमीकंडक्टर क्या होता है और उनके एग्जाम्पल ये पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखना है। दूसरा है सुपर कंडक्टर, इस पर हाफ ईयरली में क्वेश्चन बना था, तो ये अच्छे से पढ़ना। एट वेरी लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम ज़ीरो। अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो कर दिया जाता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम करने पर एक स्टेज ऐसी आती है कि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़ीरो। रेजिस्टेंस ज़ीरो होने का मतलब अब कंडक्टर क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही तो ज़ीरो हो गई। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू ज़ीरो होने का मतलब अब मटेरियल
सुपर कंडक्टर बन जाएगा। तो इस स्टेट को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। एट वेरी लो टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम जीरो, देन कंडक्टर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल एट 4.2, ये एग्जाम्पल पूछा था कि मरकरी किस टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर बन जाता है, 4.2 टेम्परेचर पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एट 4.2 टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी सडनली ड्रॉप्स टू ज़ीरो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, गुड बाय।